अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे एंड यू आर हेल्दी एंड कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में 1904 और 1912 के एक्ट्स को पढ़ा था। आज हम वहीं से अपना हिस्ट्री आगे बढ़ाएंगे। मैं इसको बहुत ही आराम से ले रहा हूँ और बहुत ही डेप्थ में ले रहा हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो एंड मैक्सिमम एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सके। फाइन। नाउ गाइस, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, हल्का सा मैं तेजी से बताऊंगा, फिर हम आज के लेक्चर पे आ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब हम हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट की हमने पहले अर्ली हिस्ट्री देखी, कुछ हमने देखा म्यूचुअल लोन एसोसिएशंस बने थे, नीडीज बनी थी, धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट बढ़ा। फिर हमें एहसास हुआ एक एक्ट होना चाहिए, 1904 का एक्ट लेकर आए। 1904 के एक्ट में हमने ये एक्ट काफ़ी लिमिटेड था, काफ़ी नैरो था, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ क्रेडिट सोसाइटीज़ को खोलने की इजाज़त दी। फिर हमने 1904 वाले एक्ट में देखा उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी सारी इसमें ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खुलने के बजाय बंद ही हो गई। उसके बाद हमने देखा 1912 का एक्ट, जिसमें हमने वो कमियां जो रह गई थी 1904 वाले में वो दूर की और 1912 का हमने नया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया, जिसमें अब हमने सिर्फ क्रेडिट सोसाइटीज को नहीं बल्कि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलने की इजाजत दी। फिर मैंने आपको बहुत सारे प्रोविजंस पिछली बारी उसमें बताए थे और मैंने पीडीएफ भी उसका शेयर कर लिया है एंड आप वो देख सकते हैं अपने अनाउंसमेंट सेक्शन में। अब वहीं से आज की हम आगे बढ़ाएंगे हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। अब हम देखेंगे 1912 के बाद क्या हो रहा है। अभी भी हम प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, पोस्ट में नहीं आए हम अभी, जब हम 5 ईयर प्लान्स की बात करेंगे फिर, लेकिन अभी हम प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 1912 तक हमने कंप्लीट किया था। 1912 के बाद जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बना, फाइन, 1912 का एक्ट बना, फिर मैंने आपको वहां पर एक और चीज बताई कि ये 12 के एक्ट के बनने के बाद ही 2 साल के अंदर कितना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पूरी दुनिया में, सॉरी पूरे इंडिया के, पूरी कंट्री में। फिर 1914 में हम आते हैं और 1914 में एक कमाल की डेवलपमेंट होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होता है। 1914 में एक बैंकिंग क्राइसिस शुरू हो जाता है पूरी दुनिया में, इकोनॉमी ठप करके गिर जाती है, खासकर वेस्टर्न इकोनॉमीज। तो वेस्टर्न इकोनॉमी से ये बैंकिंग क्राइसिस शुरू होता है एंड इट बिकम्स अ फर्स्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके तुरंत बाद आपका पहला वर्ल्ड वॉर होता है 1914 में। 1914 का बैंकिंग क्राइसिस अलॉन्ग विद वर्ल्ड वॉर 1, इसके तहत हमारे इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। अब इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम खोलने लगे थे, हमने अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई, जिसमें हमने एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बनाई, बिकॉज फिर से याद करो मैक्सिमम आपका इंडिया एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। तो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हर विलेज में खुली। तो वहां पर एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आपने देखा था परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ था, आपके पास वो क्रॉप्स थे जो जहां पर आप सीरियल्स और पल्सेस ग्रो करते थे अपने फार्म लैंड पे, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से आपको कैश क्रॉप्स बनाने लगे, आप इंडिगो एंड कॉटन एंड जूट बनाने लगे, इसकी वजह से अब कैश क्रॉप्स ही आप बना रहे हो। अब ये एग्रीकल्चरल सोसाइटीज जो बन गई है वो भी इन्हीं कैश क्रॉप्स को उगा के प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करती थी बाकी की कंट्रीज। अब हमने लेकिन क्या देखा कि इंडिया के बाहर क्या चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, ऑलरेडी बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो चुका है, वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू हो चुका है। तो उन कंट्रीज से हमारे प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो कम हो गई। तो वो लोग जो हमारी चीजें खरीदते थे उन्होंने उसकी डिमांड कम कर ली, बिकॉज वहां पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। इसकी वजह से हम जो वहां एक्सपोर्ट करते थे हमारा एक्सपोर्ट भी गिर गया। तो जब आपका एक्सपोर्ट ही गिर जाता है तो आपका काम कम हो जाता है। तो जब काम ही कम हो गया, आपने जो कर्जा लिया था, जिसके लिए आपने वो कर्जा लिया ताकि आप प्रोडक्शन करके उसको बेच सके, एक्सपोर्ट कर सके, पर एक्सपोर्ट नहीं होगा क्योंकि वहां पे डिमांड नहीं है। जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, आपने जो कर्जा लिया था वो कर्जे की भरपाई करना बहुत मुश्किल है। तो बैंकिंग क्राइसिस और वर्ल्ड वॉर 1 के तहत हमारे फार्मर्स फिर से
उसी सिचुएशन में गिर गए जहां पर उन पे कर्ज चढ़ता रहा, क्योंकि वो जो चीजें उगा रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, उसकी डिमांड काफी कम हो गई बैंकिंग क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस एज वेल एज वर्ल्ड वॉर 1 के तहत। भाई अब ऐसे बैकड्रॉप में, ऐसे बैकग्राउंड में हमने क्या देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है। कमेटी का नाम है कमेटी ऑन कोऑपरेशन। कमेटी ऑन कोऑपरेशन उसी साल अक्टूबर 1914 में, अक्टूबर 1914 में एक कमेटी सेटअप की जाती है, कमेटी ऑन कोऑपरेशन। इस कमेटी को सेटअप किया जाता है और इसके हेड होते हैं सर एडवर्ड मैकलगन। सर एडवर्ड मैकलगन। तो ये कमेटी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही, इतनी ज्यादा फेमस हुई, इसका नाम ही मैकलगन कमेटी पड़ गया। तो आपने देखा बैकग्राउंड क्या था मैकलगन कमेटी का। आपका वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, हमारे फार्मर्स की हालत खराब हो रही थी। उसके तहत हमने कमेटी सेटअप की, कमेटी ऑन कोऑपरेशन, जिसको हम मैकलगन कमेटी भी कहते हैं। तो ये कब सेटअप होती है? 1914 में। क्यों सेटअप होती है? टू टेक ऑन द स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। आपकी सिचुएशन जो ऐसी अभी अलार्मिंग सिचुएशन है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, उसका एक स्टॉक, उसका एक जायजा लेने के लिए आपने ये कमेटी सेटअप की। इस कमेटी का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन था टू रेकमेंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, यानी पहले ये देखना कि क्या हालात है, उसका जायजा लेना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, फिर कुछ रिकमेंडेशन देना कि फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। तो मैकलगन कमेटी की रिकमेंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस रिकमेंडेशंस है। तो वो रिकमेंडेशंस हम देखेंगे कौन कौन सी रिकमेंडेशन है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो मैकलगन कमेटी सेटअप होती है, अ कमेटी इन कोऑपरेशन। सर एडवर्ड मैकलगन उसके चीफ बनते हैं। अब ये कमेटी सेटअप होती है अक्टूबर 1914 में। इस कमेटी का मकसद होता है टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, जो सिचुएशन अभी चल रही है उसका जायजा ले और कुछ रिकमेंडेशन देखिए फ्यूचर में क्या हमारा रोल होना चाहिए, क्या हमारा फंक्शन होना चाहिए इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। तो मैकलगन कमेटी ने कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी? सबसे पहली रिकमेंडेशन जो मैकलगन कमेटी ने कहा कि फ्यूचर में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, तो उनको एक चीज करनी चाहिए, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर बनेंगे उनकी प्रॉपर सिलेक्शन होनी चाहिए। एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए। यू शुड हैव अ प्रोसेस इन प्लेस जिसके तहत मेंबर्स आपके साथ जुड़ेंगे। एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर। जब आपका सिस्टम ऑर्गेनाइज होगा, प्रोसेस इन प्लेस होगा, तब जाके आपकी चीजें स्ट्रीमलाइन होती हैं। फाइन। तो मैकलगन कमेटी की सबसे पहली रिकमेंडेशन थी कि हमें अपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जो उसके मेंबर्स बनेंगे उनकी प्रॉपरली सिलेक्शन होनी चाहिए। फाइन। नंबर 2, जो हमारे मेंबर्स होंगे, जो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे, उनको कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, या उनको अच्छी नॉलेज या उनको अच्छा ट्रेन करना पड़ेगा अबाउट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स जो ऑलरेडी हमने पढ़े। तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में दे शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज। ये मैकलगन कमेटी की एक और रिकमेंडेशन। उसके बाद उन्होंने कहा देयर मस्ट बी ऑनेस्टी इन द वर्किंग ऑफ कोऑपरेशन, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के काम करने में, उनके प्रोसेस में ऑनेस्टी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बनेगा। यह रिकमेंडेशन उन्होंने दी क्योंकि ये कॉपरेशन पे ही सिस्टम चलता है, और कॉपरेशन में अगर एक भी बंदा डिसऑनेस्ट होगा, वो इस पूरे तालाब में एक गंदी मछली की तरह होगा, राइट। तो इसीलिए इस पूरे कोऑपरेशन में हम चाहते हैं कि हर एक बंदा ऑनेस्ट हो, तब जाके कोऑपरेशन अपने जेनिथ तक पहुंचेगा। तो ऑनेस्टी इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ मैकलगन कमेटी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अब जिसमें कंटिन्यूअस कंट्रीब्यूशन आता है मेंबर्स के जरिए, शेयर कैपिटल उनका बहुत बड़ा हो जाता है, तो इनका एक प्रॉपर ऑडिट भी होना चाहिए। ऑडिटिंग होनी चाहिए पूरे पैसे की। ऐसा नहीं कि पैसा आ गया भर दिया किसी में फिर किसी और को दे दिया, कोई हिसाब नहीं है कहीं पर भी। प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए। अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज का इंपॉर्टेंट बड़ा रोल करना है, अगर उनको बहुत बड़ा रोल करना है हमारी इकोनॉमी में, तो उनका एक प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए पैसे का। उसके बाद
केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ लोन एप्लीकेशंस। अब ये एक फॉर एग्जांपल कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको कर्जा देना है किसी मेंबर को या किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को या किसी को भी कर्जा देना है, तो कर्जा देने के लिए पहले एक लोन एप्लीकेशन आती है कि भाई मुझे कर्जा चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए का कर्जा चाहिए। पर ये 10 लाख रुपए का कर्जा जब लोन एप्लीकेशन आई, उसकी केयरफुल स्क्रूटनी होनी चाहिए कि जब मैं इसको 10 लाख रुपए दूंगा, क्या ये 10 लाख रुपए कहीं नुकसान तो नहीं होगा मेरा? क्या ये पैसा देने वापस देने के लिए तैयार है? क्या ये वापस दे सकता है पैसा? क्या ये इस 10 लाख रुपए का अच्छा इस्तेमाल करेगा, नहीं करेगा? तो केयरफुल स्क्रूटनी होनी चाहिए हर एक लोन एप्लीकेशन की। तो जो भी आपसे लोन लेने आएगा उसकी केयरफुल स्क्रूटनी होनी चाहिए। फाइन। उसके बाद 1 मैन 1 वोट, ये रिकमेंडेशन दी कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के तहत इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 1 मैन 1 वोट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब ये इंडिया में किसने शुरू किया 1 मैन 1 वोट? ये प्रिंसिपल किसका है? ये रॉचडाइल प्रिंसिपल है। पर यहां पर आपको बताया जा रहा है इंडिया की बात, और इंडिया में मैक्लेगन कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी 1 मैन 1 वोट की। फाइन। तो जो भी मेंबर होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, हर इंसान का अपना वोट होगा। उसके बाद प्रॉम्प्ट रीपेमेंट ऑफ लोन्स, यानी आपने किसी से कर्जा लिया है, वो कर्जा खराब नहीं हो सकता, आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी, आपको वापस पैसा देना पड़ेगा। लोन किसी ने लिया है, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। फाइन। इसकी वजह से पूरा प्रोसेस ऑर्गेनाइज सिस्टम से चलेगा। तो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट ऑफ लोन्स भी इसकी एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी ऑफ द मैक्लेगन कमेटी। तो मैक्लेगन कमेटी बनाई गई 1914 में। इतनी सारी उन्होंने रिकमेंडेशंस दी और अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया 1915 में, यानी 1 साल के बाद ही अपनी पूरी रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, अपनी सारी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स पब्लिश की जाती है और ये सारी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन पब्लिश की जाती है 1915 में। तो 1915 में जैसे ही मैक्लेगन कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश होती है, पूरा कोऑपरेटिव सिस्टम हमारे इंडिया का ओवरहॉल हो जाता है। फाइन। हमारा कोऑपरेटिव सिस्टम रीऑर्गेनाइज होता है। द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया, द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया गॉट रीऑर्गेनाइज्ड, गॉट ओवरहॉल्ड बाय द रिपोर्ट ऑफ द मैक्लेगन कमेटी। इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी। फाइन। सो दिस वाज द रिपोर्ट। उसके बाद इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जब ये मैक्लेगन कमेटी रिपोर्ट पब्लिश होती है, जिसके बाद ये भी बताया जाता है कि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट ऑफ लोन्स होनी चाहिए, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिन्होंने कर्जा लिया था और वापस भरने की हालत में नहीं है, उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सिरे से ही एलिमिनेट करने की भी बात की गई। फाइन। बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अटेम्प्ट भी किया गया कि इनको एलिमिनेट किया जाए। सो देयर वाज an attempt to eliminate cooperative societies which do not live up to the cooperative principles। जो cooperative principles की वायलेशन करते हैं, उन सारी cooperative societies को एलिमिनेट किया जाए। इसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट डिटरेंट बनेगा बाकी cooperative societies के लिए कि हमें cooperative principles के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, इन सारी recommendations के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। Okay, so these were the important recommendations of the McLagan Committee, a committee on cooperation formed in 1914. Report was published in 1915, which overhauled and reorganized the entire cooperative administration in India. उसके बाद there were also some attempts to eliminate cooperative societies which did not live up to the cooperative principles. उसके बाद हमारे पास 1915 में ये सिस्टम चल रहा होता है एंड विद इन फ्यू इयर्स आपका ये सिस्टम लागू हो जाता है। लेकिन 1919 में, यानी 4 साल के बाद 1919 में, 1919 में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म आता है। इस रिफॉर्म का नाम है मॉन्टेगू-केम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेगू-केम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब ये रिफॉर्म को हम मॉन्टेगू-केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं या रिफॉर्म्स एक्ट भी कहते हैं। रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1919। अब ये एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? पॉलिटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में हम ये एक्ट पढ़ते हैं। मॉन्टेगू-केम्सफोर्ड, मिंटो-मॉर्ली रिफॉर्म्स पहले, फिर मॉन्टेगू-केम्सफोर्ड रिफॉर्म पहले, उसके बाद आपका और रिफॉर्म्स आते हैं 1935 में, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह वगैरह, वो तो बाद में है। लेकिन ये मॉन्टेगू-केम्सफोर्ड रिफॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है 1919 का, बिकॉज इस रिफॉर्म के अंदर कोऑपरेशन को जो एक सेंट्रल सब्जेक्ट था
उसको ट्रांसफर किया जाता है एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट में। यानी यहां से 1919 के बाद से, इस रिफॉर्म एक्ट के बाद से, मॉन्टेगो किम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद आपका जो कॉर्पोरेशन का सिस्टम है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनता है, ये एक स्टेट सब्जेक्ट बनता है। पहले ये सेंटर के हाथ में था, अब ये हम स्टेट्स के हाथ में देते हैं। क्यों देते हैं, इसको समझने की जरूरत है। अब आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सेंटर से आती थी। अब सेंटर, वहां से आपके सेंटर से आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस निकलते हैं जो पूरी इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर लागू होते हैं, जैसे कि 1904 में और 1912 में हमने देखा। लेकिन इन एक्ट्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपकी वहां से तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते थे, लेकिन आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लोकल जगह पर थी, किसी विलेज में, किसी टाउन में, वहां पर उन विलेजर्स की जो लोकल एस्पिरेशंस थी, जो लोकल नीड्स थी, उसका ख्याल उन एक्ट्स में नहीं आता था। उसकी कंसिडरेशन नहीं होती थी सेंट्रल लेजिस्लेशंस में। तो सेंटर से जो एक्ट्स आते थे उनमें लोकल एस्पिरेशंस नहीं होती थी, उसमें उनको अकाउंट नहीं किया जाता था। तो इसीलिए हमने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छे से एडमिनिस्टर तब होंगी जब हम इसको स्टेट के हाथ में देंगे, प्रोविंसेस के हाथ में देंगे। तो ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनता है 1919 के एक्ट के बाद। तो 1919 में आपका कॉर्पोरेशन वाज ट्रांसफर्ड टू बी अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो यहां से कॉर्पोरेशन बिकेम अ स्टेट सब्जेक्ट। अब आपकी स्टेट्स के पास इख्तियार है कि वो अपनी स्टेट के अंदर, अपनी प्रोविंस के अंदर अपना एक्ट बनाए, जिसमें वो लोकल नीड्स और एस्पिरेशंस को अकाउंट करे, ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत एफिशिएंटली काम कर सके। फाइन, तो यही इस एक्ट का मकसद था। कॉर्पोरेशन बिकेम अ स्टेट सब्जेक्ट और अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। फाइन, बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ 1919, रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1919 और मॉन्टेगो किम्सफोर्ड रिफॉर्म। उसके बाद इस रिफॉर्म की वजह से क्या हुआ, इस मूवमेंट को बहुत बड़ी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिली इस रिफॉर्म की वजह से। कैसे मिली ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी? बिकॉज आपकी मूवमेंट चल रही थी, सेंटर से लॉज आते थे, लेकिन अब आपकी मूवमेंट को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिली कि हम इस मूवमेंट को लोकल नीड्स और एस्पिरेशंस के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। फाइन, सो द मूवमेंट गॉट एडवांटेज ऑफ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी सिंस इट कुड नाउ बी अडैप्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लोकल नीड्स। फाइन, सो दिस वाज द बेनिफिट ऑफ द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1919। ओके, उसके बाद एक और बेनिफिट क्या था इसको चेंज करने का? अब जब सेंटर से आपका लॉ आता था, एक्ट आता था, या कोई पॉलिसी आती थी रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अब ये पॉलिसी एक वन साइज फिट ऑल पॉलिसी होती है, यानी जितनी भी प्रोविंसेस है सब पे लागू हो जाएंगी। पर इन प्रोविंसेस में कुछ प्रोविंसेस एडवांस्ड प्रोविंसेस होती है, कुछ प्रोविंसेस आपकी बैकवर्ड प्रोविंसेस है, लेकिन आपका रूल और आपकी पॉलिसी सब पे एक समान है। इसकी वजह से जो आपकी एडवांस्ड प्रोविंसेस थी उनको हेल्ड बैक किया जाता था बैकवर्ड प्रोविंसेस से। तो बैकवर्ड प्रोविंसेस इन एडवांस प्रोविंसेस, क्योंकि हर एक के लिए एक ही पॉलिसी, हर एक के लिए एक ही एक्ट, हर एक के लिए एक ही लॉ, तो आपकी एडवांस्ड प्रोविंसेस में जहां कॉर्पोरेशन सिस्टम, जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे काम करती थी, उनको उनकी फंक्शनिंग में हिंड्रेंसेस पैदा हो जाती थी, क्योंकि बैकवर्ड सोसाइटीज में, बैकवर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनको पीछे धकेलते रहते थे। अब हमारे पास अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग एक्ट्स होंगे, तो एडवांस्ड प्रोविंसेस और भी ज्यादा एडवांस हो सकती है और बैकवर्ड प्रोविंसेस को भी हम ऊपर उठा सकते हैं। तो अब आपकी बैकवर्ड प्रोविंसेस एडवांस्ड प्रोविंसेस को पीछे नहीं धकेलेंगी। सो ये इसका एक और फायदा था, एडवांस्ड प्रोविंसेस नो लॉन्गर हेल्ड बैक बाय बैकवर्ड प्रोविंसेस। Okay, so this was another benefit of Montego Kingsford reform of 1919, जहां पर आपका कॉर्पोरेशन बिकेम अ स्टेट सब्जेक्ट। अब ये स्टेट सब्जेक्ट बन गया, तो आपकी जो स्टेट्स हैं, आपकी जो प्रोविंसेस थी, उन प्रोविंसेस ने एक स्पेशल कमिटीज बनाई, स्पेशल कमिटीज बनाई अपनी अपनी जगह पर कि कैसे अब हमारी जगह पर हमें खुद पॉलिसी बनानी है, खुद एक्ट बनाना है। तो आपकी एक कमेटी पहले सेटअप होगी जो रिकमेंडेशन देगी, जो स्टडी करेंगी, फिर उस रिकमेंडेशन के हिसाब से अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग एक्ट्स बनेंगे।
फाइन। तो हमने यही देखा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने स्पेशल इंक्वायरी कमिटीज बनाई। क्या बनाई? स्पेशल इंक्वायरी कमिटीज अपनी अपनी प्रोविंसेस में। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, ये एमसीक्यू में आ सकता है। पहली एग्जाम्पल है ओकडन कमेटी ऑफ यूपी। ओकडन कमेटी ये यूपी की है, आपको क्वेश्चन में आ सकता है यूपी में कौन सी आपकी कमेटी, स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी आफ्टर द मॉन्टेगो किम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो आपको बोलना है ओकडन कमेटी। उसके बाद किंग कमेटी। किंग कमेटी आपकी सेंट्रल प्रोविंस में बनाई गई थी। सेंट्रल प्रोविंस में आपका जैसे महाराष्ट्र आता है, फाइन, तो ये आपका सेंट्रल प्रोविंस में आपका किंग कमेटी बन गई। उसके बाद टाउनसेंड कमेटी। टाउनसेंड कमेटी मद्रास में बनाई गई थी। उसके बाद बर्मा में, क्योंकि बर्मा भी तब इंडिया का हिस्सा था, बर्मा में कैलवर्ट कमेटी बनाई गई थी। मैंने ये सारा आपके नोट्स में दे दिया है, यहां पर आप बस यहां के नोट्स भी ले लो ताकि आप पीडीएफ अच्छे से समझ सको। फाइन, तो हमने देखा ओकडन कमेटी इन यूपी, किंग कमेटी इन सीपी, सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस, टाउनसेंड कमेटी इन मद्रास एंड कैलवर्ट कमेटी इन बर्मा। Fine. These committees were set up by these provincial governments. तो इन committees के बाद आपने ये भी देखा कि आपके 1912 के एक्ट में अब गवर्नमेंट ने, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब आप जो है आप अपने अपने प्रोविंसेस में अपने अपने एक्ट्स बनाइए। तो हमने देखा कि 1912 के एक्ट में काफी सारी इनएडिक्वेसीज थी, काफी सारी कमियां थी। तो हमने देखा कि प्रोविंसेस में अलग अलग एक्ट्स बनने लगे। तो सबसे पहली कौन सी ऐसी प्रोविंस है जिसने अपना अलग से एक्ट बनाया? यह भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो सबसे पहले बॉम्बे ने अपना अलग से प्रोविंशियल एक्ट बनाया ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसका नाम है बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आपका पहला एक्ट बनता है जहां पर प्रोविंसेस खुद का एक्ट बनाती है अपनी प्रोविंस के लिए। बंगाल, बॉम्बे के बाद बर्मा में एक्ट्स बनाए जाते हैं अपने अपने, फॉलोड बाय मद्रास। मद्रास में भी अपने अपने एक्ट बनाए जाते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा एक्ट है, एक्ट ये कमेटी थी, कौन सा ऐसा एक्ट है जिसने वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले शुरू किया इंडिया में? तो सबसे पहले उसी ने शुरू किया जिसने सबसे पहला एक्ट बनाया। वो कौन था? बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पहला प्रोविंशियल एक्ट है जिसने वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया सिस्टम में। फाइन, बॉम्बे के बाद बर्मा, बर्मा के बाद मद्रास, वगैरह वगैरह। फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस को एक और ऑप्शन दिया कि या तो आप अपना खुद का एक्ट बनाओ या फिर बॉम्बे वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है वही अडॉप्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि हर एक के पास सलाहियत नहीं थी उस वक्त कि वो अपना एक्ट बना सके बहुत ही हाई लेवल का। तो बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बहुत ही कमाल का एक्ट उन्होंने ड्राफ्ट किया था। तो गवर्नमेंट ने कहा या तो अपना एक्ट बनाओ, अगर नहीं बना सकते तो बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट डायरेक्टली अडॉप्ट कर लो। और अगर आपने दोनों नहीं किए, यानी ना ही खुद का एक्ट बनाया और ना ही बॉम्बे वाला एक्ट आपने अडॉप्ट किया, तो आप पर ऑल इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1912 लागू हो जाएगा। तो अगर आप अपना एक्ट नहीं बनाएंगे, ना ही बॉम्बे वाला एक्ट अडॉप्ट करेंगे, तो आप पर सेंट्रल एक्ट अडॉप्ट हो जाएगा, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 का। फाइन, तो यही चीज यहां पे लिखी है, इफ नीदर पास्ड देयर ओन एक्ट नॉर अडॉप्टेड द बॉम्बे एक्ट, there would apply the All India Cooperative Society Act of 1912. ओके, नाउ तो हमने सिस्टम देखा मॉन्टेगू किम्सफोर्ड रिफॉर्म में प्रोविंशियल एक्ट्स बनने लगे। फाइन, तब आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी, यानी इंडिपेंडेंस के बाद में भी बहुत सारी प्रोविंसेस ने बहुत अलग अलग एक्ट्स बनाए। अब आपकी अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग एक्ट्स बन रहे हैं, तो अलग अलग उनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे। लेकिन इन सारे प्रोविंशियल एक्ट्स में कुछ चीजें कॉमन थी जो सब में थी। तो वो कॉमन चीजें हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप डिफरेंट चीजें पढ़ने बैठोगे उसमें आपको सारे एक्ट्स फिर पढ़ने पड़ेंगे जो हर एक स्टेट ने बनाए थे। उतना हमें जरूरत नहीं है। फाइन, हमें कोई थीसिस नहीं लिखनी है इस पे, पर आपने ये समझना है कि इन प्रोविंसेस ने जो अलग अलग एक्ट्स बनाए उनमें कॉमन प्लेटफॉर्म, यानी कॉमन उसमें क्या चीजें थी, कॉमन फीचर्स क्या थे। तो वही हम यहां पे देखेंगे कि
क्या थे आपके कॉमन फीचर्स ऑफ दीज प्रोविंशियल एक्ट्स? ओके ना, सबसे पहला कॉमन फीचर था कि आपने जो देखा था आपके 1904 एक्ट में उन्होंने रजिस्ट्रार का कॉन्सेप्ट शुरू किया कि सुपरविजन और कंट्रोल किसको मिलेगा? रजिस्ट्रार को मिलेगा। वो कॉन्सेप्ट आपने हर एक प्रोविंशियल एक्ट में देखा है, यानी हर एक प्रोविंशियल एक्ट ने रजिस्ट्रार को ही वो काम दिया सुपरविजन और कंट्रोल का। तो ये चीजें कॉमन थी हर एक प्रोविंशियल एक्ट में। फाइन, तो रजिस्ट्रार वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। This was the first thing that was common in all these cooperative society acts of provincial governments. उसके बाद नंबर 2, आपकी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना एक बायलॉ होता है, अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसके हिसाब से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद ही अपनी अमेंडमेंट इन लॉज की, बायलॉज की चेंजेस लाना चाहेंगी वॉलंटरी बेसिस पे। अगर उसको कोई चेंज करनी है तो वो कर सकती है। कभी रजिस्ट्रार बोलेगा कि अपने बायलॉ में ये जो प्रोविजन है इसको चेंज करो, तो इसको हम कंपलसरी चेंज कहते हैं, कंपलसरी अमेंडमेंट कहते हैं। तो आपको अगर अपने बायलॉज की अमेंडमेंट करनी है खुद से वॉलंटरी बेसिस पे या रजिस्ट्रार के कंपल्शन से, दोनों सूरतों में जो प्रोसेस होगा अमेंडमेंट का वो हर जगह सेम है। वो हर जगह पर सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने एक जैसा रखा। फाइन, तो अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ बायलॉज, चाहे वो बायलॉ अमेंड होगा वॉलंटरी बेसिस पे या कंपलसरी बेसिस पे रजिस्ट्रार के कहने पे, तो आपका बायलॉ वैसे ही अमेंड होगा जैसे आपने सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने सारे एक्ट्स में रखा है। तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट सेम है सब जगह पे। फाइन, उसके बाद और एक प्रोसीजर सेम है, वो ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर आपको रीऑर्गेनाइज करना पड़ा, अमैलगमेशन करनी पड़ी, अपनी डिवीजन करना पड़ा, तो उसका जो प्रोसीजर होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसीजर है, वो रीऑर्गेनाइजेशन चाहे आप खुद करना चाहो वॉलंटरी बेसिस पे या रजिस्ट्रार के बोलने पे करो, किसी के भी बोलने पे करो, जब वो रीऑर्गेनाइजेशन करोगे आप, उसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर भी सेम था हर जगह पे। तो प्रोसीजर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी आपका एक कॉमन फीचर था इन ऑल दीज प्रोविंशियल एक्ट्स। उसके बाद एक और चीज, प्रिंसिपल ऑफ ओपन मेंबरशिप। प्रिंसिपल ऑफ ओपन मेंबरशिप यानी इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ओपन मेंबरशिप भी इंक्लूड किया, जो हमने ऑलरेडी देखा है प्रिंसिपल्स में। तो आपका ओपन मेंबरशिप भी होगा इसमें कि जो भी आना चाहेगा, जो उस जगह पर है, जो भी इसका मेंबर बनना चाहेगा वो बन सकता है। लेकिन इसी प्रिंसिपल ऑफ ओपन मेंबरशिप ने इन्होंने कुछ और प्रोसीजर्स भी ले डाउन किए जो कॉमन थे हर जगह पर, जैसे लायबिलिटी क्या होगी, किसकी लायबिलिटी कितनी होगी, रूरल एरिया में कितनी होगी, अर्बन एरिया में कितनी होगी, ये सेम था हर जगह पर। तो चाहे आप किसी भी प्रोविंस की बात करो, वहां का रूरल एरिया, वहां का अर्बन एरिया, उनकी लायबिलिटी पहले से डिफाइन थी। लायबिलिटी के साथ साथ कोई मेंबर को डिसमिस करना है तो डिसमिस करने के क्या क्राइटेरियाज होंगे वो भी आपने देखा सेम है। तो मेंबर है कोई आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उस मेंबर के खुद क्या राइट्स होंगे वो भी आपका सेम था। फाइन, तो ये चीजें आपकी सेम थी इन प्रोविंशियल एक्ट्स में। फाइन, कॉमन थी। उसके बाद रूल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, यानी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो फंड्स हैं, आपका शेयर कैपिटल है, आपका रिजर्व फंड है, इन फंड्स को मैनेज करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी आपने देखा कि कॉमन थे इन सारे प्रोविंशियल एक्ट्स में। फाइन, तो रूल्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, वेदर इट बी द शेयर कैपिटल और द रिजर्व फंड। उसके बाद प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्प्टिव प्रोविजंस, आपने ये भी देखा कि आपके 1904 और 1912 के एक्ट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ एग्जेम्पशंस दिए थे। इनकम टैक्स नहीं भरना है, स्टैंप ड्यूटी नहीं भरनी, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी नहीं भरनी। तो ये सारे आपके एग्जम्पशंस आपने हर प्रोविंशियल एक्ट में देखे। तो हर प्रोविंस ने अपनी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को एग्जेम्प्टिव प्रोसीजर्स दिए, फाइन, एग्जेम्प्टिव प्रोविजंस दिए। तो हर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो उस प्रोविंस में थी उनको वो सारे एग्जेम्प्टिव प्रोविजंस उनको दिए जो उनको पहले मिल रहे थे 1912 में। फाइन, तो वो भी उन्होंने हेल्ड किए। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट के जो प्रोविजंस है वो भी मोरलेस सेम थे आपकी सारी प्रोविंशियल एक्ट्स में। जैसे कि
एनुअल जनरल मीटिंग करनी है कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए। फिर आपकी कभी कभार कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस में स्पेशल जनरल मीटिंग भी होती है, जिसमें मेंबर्स आके कोई स्पेशल केस को स्टडी करेंगे या स्पेशल केस पर डिस्कशन करेंगे। तो स्पेशल जनरल मीटिंग भी होगी, एनुअल जनरल मीटिंग भी होगी, ये सबको करनी है। सारी प्रोविंसेस ने ये प्रोविजन डाला था इसमें। फाइन, तो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, स्पेशल जनरल मीटिंग होगी। फिर आपने देखा कि हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के क्या क्या पावर्स होंगे ये भी हमने देखा, अलग अलग प्रोविंशियल एक्ट्स में सेम है लगभग। फिर किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर आपको रिमूव भी करना है तो रिमूवल का प्रोसीजर क्या होगा वो भी आपने देखा, वो भी रखा गया इसमें, रिमूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरा सारे बोर्ड को ही रिमूव कर लिया, फिर उसकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या होगा वो भी आपने इसमें डाल दिया। तो अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स इन प्लेस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फाइन, ये भी इसी में था। उसके बाद आपने ये देखा एनुअल ऑडिट का सिस्टम। यहां ऑडिट, इसने प्रॉपर ऑडिट की रिकमेंडेशन मैक्लेगन कमेटी ने दी थी। इसी चीज को सारे प्रोविंशियल एक्ट्स में अडॉप्ट किया गया कि एनुअल ऑडिट होगा, हर साल ऑडिट होगा हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का। उसके बाद इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन भी होगा, किसी ने किसी फंड के साथ कोई मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं किया, मिस यूज तो नहीं किया, कोई हमारा फंड लीकेज तो नहीं हो गया उसका। तो अगर ऐसा हुआ है उसकी इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के बाद उसका पनिशमेंट भी होगी, किस हिसाब से उसका इंस्पेक्शन होगा। फाइन, कोई अगर ऑफेंस करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अगर उसका ऑफेंस प्रूव हो गया कि उसने गलती की है, उसकी पनिशमेंट कितनी होगी वो भी सब जगह पे डिफाइन था, प्रोविंशियल एक्ट्स में मोरलेस सेम था सब जगह। उसके बाद कहीं पे सेटलमेंट, कहीं पे डिस्प्यूट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट को सेटल कैसे करे वो भी डिफाइन था। एंड फाइनली कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई बंद करना चाहता है, कोई वाइंड अप करना चाहता है, वाइंड अप के प्रोसेस में लिक्विडेशन का क्या प्रोसेस होगा कि कैसे आपको जिन जिन को पैसे देने हैं उनकी पैसे की भरपाई कैसे होगी, कैसे आप अपने एसेट्स को बेचकर लिक्विडेट कर यानी बेचकर उन सब के पैसे चुकता करोगे। तो ये वाइंडिंग अप प्रोसेस भी हर जगह पर सिमिलर था। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे आपका 1912 के एक्ट के बाद पहले बैंकिंग क्राइसिस और वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन सामने आई। उसके बाद इसको स्टडी करने के लिए हमने मैक्लेगन कमेटी बनाई। मैक्लेगन कमेटी को रिकमेंडेशन देनी थी, उसने इतनी सारी रिकमेंडेशन दी, अपनी रिपोर्ट पब्लिश की 1915 में। 1915 की रिपोर्ट के बाद आपने 1919 का रिफॉर्म्स एक्ट देखा, मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसको हम रिफॉर्म्स एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट ने कॉर्पोरेशन को शिफ्ट किया, ट्रांसफर किया टू अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट में अलग अलग कमिटीज बनाई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अलग अलग जगह पर अलग अलग कमिटीज बनाई। कमिटीज के तहत फिर अलग अलग लॉज बने प्रोविंसेस में, उन लॉज के ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन फीचर्स। अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।